लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कवर किया है। हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करी थी लास्ट टाइम। तो मुझे मालूम है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है और मैं उसी कॉन्सेप्ट से आज थोड़ी सी आगे बढ़ने वाली हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ एक रिश्ते की। हाँ, इंग्लिश में भी रिश्ते होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के रिश्ते की बात करूंगी आज। दोनों के बीच में थोड़ा अग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता है इनका। सच में मजाक नहीं कर रही, क्योंकि एक जो करेगा उसके बेसिस पे ही दूसरा कुछ और करेगा। एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और ये आपका काम है कि आप इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिवोर्स ना कराएं, यानी कि अग्रीमेंट कराएं हमेशा। है भी बहुत सिंपल, सिर्फ और सिर्फ 7 रूल है इसके। ये 7 रूल्स अगर मैं आपको समझा दूं और आप ये 7 रूल्स पे प्रैक्टिस कर लें तो आपके इंग्लिश का ग्रामर कभी गलत होगा ही नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि इन दोनों का डिवोर्स कराने का काम बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है इंग्लिश में। तो ये अगर आपको आ गया तो आधे से ज़्यादा काम हो चुका है हमारा। फिर सिर्फ और सिर्फ टेंसेस बचेंगे और कुछ भी नहीं। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बातें। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनानी है तो सब्जेक्ट और जो वर्ब है सेंटेंस का, सेंटेंस के जो पहले 2 हिस्से हैं हमारा सब्जेक्ट और वर्ब क्या है वो तो आपको पता है, हमने लास्ट टाइम बात की थी। बट उनको उनके करेक्ट फॉर्म्स में यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक दूसरे के साथ ये अग्री करने चाहिए। और उसके क्या रूल्स हैं उसके बारे में अभी बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। तो यानी कि अगर मैं कहती हूँ बॉय, इसके पीछे एस नहीं है, सिंगल बॉय, तो जो वर्ब है सिंग वो बन जाएगा सिंग्स, उसके पीछे एस आ जाएगा। दोनों में से एक को एस की जरूरत है। अगर बॉय को एस दे दिया यानी कि बॉयज कर दिया तो मैं बोलूंगी सिंग। अब आप बोलोगे कि चिल्ड्रन सिंग क्यों, चिल्ड्रन में तो एस है ही नहीं। चिल्ड्रन सिंग इसीलिए क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है और उसका प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। तो क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल में है तो वर्ब हो जाएगा सिंग। ये इसका सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल है एंड वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर है। इतना सिंपल है, इतना तो याद रह ही जाएगा आपको। अगर ये रूल आपको समझ आ गया ना तो बाकी सारे रूल्स इसी रूल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले ये रूल समझ लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और रूल पे। अब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सब्जेक्ट आपका लंबा भी हो सकता है। जैसे कि यहां पे हमने बात की शीला एंड हर मदर आर गोइंग टू द मूवीज। शीला 1, उनकी मम्मी 1, गिन के हो गए 2 लोग। 2 लोग है तो आर आना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि इज क्यों नहीं, आर क्यों? इज जो होता है वो 1 जन के लिए यूज होता है, आर जो होता है वो 2 जनों के लिए यूज होता है। तो शीला एंड हर मदर आर गोइंग टू द मूवीज। आर जो है ना ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां पे इनके बाद आर आ रहा है इसलिए मैं आर की बात कर रही हूं। गोइंग आता तो मैं उसकी बात करती। जैसे अगला आपका जो सेंटेंस है उसमें है माय फादर एंड ब्रदर, ये भी तो 2 जन है। तो आप बोलोगे इसमें गो क्यों, ऊपर मैंने प्लूरल डाला तो नीचे सिंगुलर क्यों? रूल सेम है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर। लेकिन आर जो है ना ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब बताया था मैंने, वो जो हमारी मदद करे। तो ये करेंगे सब्जेक्ट की मदद, इसलिए ये जाएंगे सब्जेक्ट के पीछे पीछे, जो सब्जेक्ट करेंगे वही ये करेंगे। तो शीला एंड हर मदर के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब डालना है तो आप आर डालेंगे, क्योंकि 2 जन जब होते हैं तब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं ऑक्सिलरी। अगर मेरे को एक्शन वर्ब यूज करना है यानी कि गो, तो फिर हमारा रूल नंबर 1, जैसे हमने चाइल्ड सिंग्स बोला था, बॉय सिंग्स बोला था, वैसे ही माय फादर एंड ब्रदर गो, क्योंकि फादर एंड ब्रदर 2 लोग हैं तो मैं बोलूंगी गो। अगर इतना आपको क्लियर है, ये रूल 1 पे ही बेस्ड था, अगर इतना क्लियर है तो एक और चीज मैं इसी में आपको सिखाती हूँ। इसी रूल का एक और मैं आपको एक्सेप्शन भी सिखा देती हूँ। अब आप बोलेंगे कि इसमें इज क्यों है, शीला एंड हर मदर 2 लोग थे तो पीनट बटर एंड जेली 1 क्यों? तो सवाल ये है यहाँ पे कि इसको 1 कंसिडर किया किसने?
पीनट बटर एक चीज है, जेली एक चीज है, पर ये जो है ना ये एक्चुअली नाम है। ये मैं पीनट बटर एज एन ऑब्जेक्ट और जेली एज एन ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। पीनट बटर एंड जेली जो है वो सैंडविच का नाम है और वो मेरा फेवरेट सैंडविच है। तो ये सब्जेक्ट का इंटेंडेड मीनिंग सिंगुलर है, क्योंकि पीनट बटर एंड जेली को मैं एक गिन रही हूं, दोनों अलग अलग नहीं गिन रही हूं, इसीलिए पीछे जो ऑक्सिलरी आया वो एक आया, क्योंकि ऑक्सिलरी सब्जेक्ट को ही फॉलो करता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा ऑक्सिलरी। सब्जेक्ट से उल्टा कौन चलता है? एक्शन वर्ब। इतना ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट का मीनिंग सिंगुलर में जा रहा है या प्लूरल में जा रहा है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि ऑक्सिलरी कौन सा आना चाहिए। अगर सेकंड रूल आपको क्लियर है तो जल्दी जल्दी आगे जाते हैं रूल नंबर 3 पे। ये है आइदर और नाइदर नॉर वाला रूल। इसी नाम से इसको याद रखिएगा, क्योंकि आइदर और या नाइदर नॉर कभी भी आता है, ये आपको याद होगा हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन सीखे थे, उसमें मैंने इसकी बात की थी, आइदर और नाइदर नॉर की। तो ये अगर कभी भी आ जाता है तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आइदर और या नाइदर नॉर के बाद जो भी वर्ब आएगा वो अपने से जो नजदीकी सब्जेक्ट होगा उसको फॉलो करेगा, उसके साथ ही अग्रीमेंट बिठाएगा, पहले वाले सब्जेक्ट को वो नहीं गिनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं आइदर आकाश और आयुष, तो वर्ब सब्जेक्ट तो दो है, आकाश भी सब्जेक्ट है और आयुष भी सब्जेक्ट है। आइदर और के मतलब पे नहीं जाऊंगी, मैं सोचूंगी कि सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे मेन किसको मैं गिनूं, मेरे वर्ब के पतिदेव कौन है। तो आयुष जो है वो वर्ब से नजदीक है और आयुष सिंगल है, सिंगल सब्जेक्ट है। आकाश के साथ मैं उसको नहीं गिन रही, आयुष एक है, तो आगे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में आएगा, यानी कि डू का हो गया डज। इसीलिए आइदर और के बाद हमने डज लगाया। और आइदर और का अगर आप मतलब भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आइदर और का मतलब है या तो ये या तो वो, तो डज यहाँ पे मीनिंग में भी सेट हो जाता है। वैसे ही अगर नाइदर नॉर की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है, जो भी सब्जेक्ट वर्ब से नजदीक है ना, वर्ब उसी के साथ अग्रीमेंट बिठाएगा। नाइदर माई ब्रदर नॉर सिस्टर्स अंडरस्टैंड मी। सिस्टर्स क्या है? प्लूरल है, उसके बाद कौन सा वर्ब है? अंडरस्टैंड। तो क्योंकि सिस्टर्स में एस है तो हम अंडरस्टैंड में एस नहीं दे सकते हैं, ये रूल है इसका। ब्रदर सिंगुलर है, सिस्टर्स प्लूरल है, ध्यान से देखिएगा। और क्योंकि सिस्टर्स में एस है, अंडरस्टैंड में एस नहीं आएगा। अगर मैं ब्रदर को सिस्टर्स की जगह डाल देती, अगर मैं कहती नाइदर माई सिस्टर्स नॉर माई ब्रदर, तो मैं बोलती अंडरस्टैंड्स मी, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है। रूल 1 पे ही बेस है ये भी। अगर वो क्लियर है तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और रूल की, चौथे नंबर रूल की बात करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स हैं, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ईच, वन ऑफ, ऐसा कुछ वर्ड है, तो फिर आपका जो वर्ब है ना वो प्लूरल ही आएगा, कंपलसरी। वर्ब जीत जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके मीनिंग पे मैं नहीं जाऊंगी। नोबडी का मतलब कोई नहीं, 0 लोग। एवरीबडी का मतलब कितने भी लोग हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका सिचुएशन क्या है। वन ऑफ द रीजंस, कितने सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो वन ऑफ द का तो चलो मैं लॉजिक से भी समझा दूं, लेकिन ये सारे जो वर्ड्स है ना, ईच है, नोबडी है, एवरीबडी है, उनके आगे जो भी आप वर्ब डालेंगे वो हम सब्जेक्ट के मीनिंग पे नहीं जा रहे, उस सब्जेक्ट को मैं सिंगुलर गिन रही हूँ, इसीलिए उसके आगे जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। भले नोबडी का मतलब 0 लोग हों, लेकिन वो नोबडी जो वर्ड है ना वो सब्जेक्ट सिंगल है, इसीलिए उसके आगे जो वर्ब है लाइक्स वो प्लूरल है। और जहां बात आती है वन ऑफ द की, तो एक बात समझ लीजिए, वन ऑफ द का मतलब क्या होता है? सब में से एक आप चुनोगे कैसे? जब आपके पास कोई चीज प्लूरल में होगी, जब आपके पास 10 चीजें होगी तो उसमें से ही आप एक सिलेक्ट कर पाओगे ना। तो वन ऑफ द जब भी यूज करो तो उसके आगे जो भी वर्ड आता है वो हमेशा प्लूरल में आता है। वन ऑफ द रीजंस आई डिड इट वॉज यू। वन ऑफ द आया तो उसके आगे आएगा रीजंस, हमेशा प्लूरल में ही आएगा। जो भी वर्ब आप उसके आगे डालोगे वो हमेशा हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। अगर इतना क्लियर है तो मैं सेफली आगे बढ़ सकती हूं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 है कलेक्टिव नाउन्स का रूल, यानी कि ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स
कि जो एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, जो एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हो सकता है हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब को डालें। जैसे कि मैंने बोला क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम में तो 11 लोग होते हैं, तो जो टीम है वो सिंगल है, पर टीम में लोग 11 है, तो मैं काउंट किसको करूं? 11 लोगों को करूं या टीम को करूं? काउंट में करूंगी टीम को, क्योंकि टीम जो होती है वो तो एक ही होती है, भले ना उसमें 11 लोग हो। अगर मैं बोलती टीम प्लेयर्स तो हाँ, मैं 11 लोगों को गिनती और फिर मैं आर लगाती, पर यहाँ पे मैंने क्रिकेट टीम बोला है तो मैं यूज करूंगी इज, यानी कि सिंगुलर। ऑक्सिलरी है तो सब्जेक्ट के साथ ही जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो ऑक्सिलरी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो ऑक्सिलरी प्लूरल। दूसरा कोई वर्ब होता है तो सब्जेक्ट से ऑपोजिट जाता है। अगर कोई और वर्ब जाता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, दूसरा वर्ब प्लूरल, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के साथ जाता है। बस इतना याद रखिएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं अ सेट ऑफ 4 डिशेस, अब आप बोलेंगे डिशेस तो प्लूरल है, तो मैंने इज क्यों लगाया? क्योंकि नाउन क्या है? सेट। मेरा सब्जेक्ट क्या है? अ सेट। सेट के अंदर 4 डिशेस है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। सेट जो है उसके अंदर 4 हो, 8 हो या 12 डिशेस हो, मैं तो सेट को ही देख रही हूं, और सेट अगर एक है तो ऑक्सिलरी भी एक ही आएगा, यानी कि इज। अ सेट ऑफ 4 डिशेस इज ऑल यू नीड फॉर डिनर। अगर आपको 5 रूल्स क्लियर हैं तो अब आगे बढ़ते हैं 6ठे रूल पे। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग सीख रहे हैं। आई होप आप सबको ये चीज पता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल की, यहाँ पे सबकी गलती हो जाती है। अब अगर सब्जेक्ट जो है ना उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन है लेकिन कॉमा डाल के यूज किया है, जैसे कि द एक्टर अलोंग विथ हिज फैंस, इंफॉर्मेशन डाली है सब्जेक्ट के साथ, अलोंग विथ के साथ डाली है, एज वेल एज के साथ डाली है, बिसाइड्स के साथ डाली है, तो क्या होता है? सब्जेक्ट सेपरेट हो जाता है उस वजह से। क्योंकि मैं अलोंग विथ एज वेल एज बिसाइड बोलती हूँ तो मैंने एक्चुअली उसको एक सब्जेक्ट नहीं 2 अलग अलग सब्जेक्ट में बांट दिया है, इसीलिए मैं पहला सब्जेक्ट फॉलो करूंगी। द एक्टर अलोंग विथ हिज फैंस। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग आर डाल देते हैं, क्योंकि फैंस प्लूरल है तो हम ऑक्सिलरी को उस सब्जेक्ट के साथ डालते हैं, लेकिन ये गलत है। मेरा सब्जेक्ट कौन है? मेरा सब्जेक्ट है एक्टर। एक्टर इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो ये बीच का कॉमा वाला पार्ट हटा देना और फिर देखना कि आपका सेंटेंस लॉजिक बना रहा है या नहीं बना रहा है। द एक्टर इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, वैसे ही द एक्टर अलोंग विथ हिज फैंस इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। फैंस तो हमारा बोनस है, हम तो एक्टर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो ही इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। उसी तरीके से द मैन एज वेल एज हिज वाइफ इज गोइंग टू कम सून। अगर मैं बोलती द मैन एंड हिज वाइफ तो मैं बोलती आर गोइंग टू कम सून, क्योंकि वो मैंने साथ में जोड़ लिए, तो वो मेरा एक ही सब्जेक्ट हो गया और लोग 2 हो गए, इसीलिए मैं आर यूज करती। पर यहां पे मैंने क्या किया? द मैन एज वेल एज हिज वाइफ, तो वाइफ मेरा बोनस है, मेन तो मैन आने वाला है, तो द मैन इज गोइंग टू कम सून। मैंने कॉमा के बीच में उसको डाल दिया है, एज वेल एज के साथ जोड़ दिया है, तो उसको मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी, एकदम कट कर दो उसको, बिल्कुल कंसिडर मत करो। और फिर जो आपका मेन सब्जेक्ट बचता है उसके साथ अपना ऑक्सिलरी डिसाइड करो। ये रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इस रूल में सबकी कई सारी गलतियां हो जाती है, क्योंकि कई लोग मैन एज वेल एज हिज वाइफ लिखा है तो उसको 2 जन कंसिडर करके आर लिखते हैं, ऊपर फैंस लिखा है तो वो प्लूरल है इसीलिए आर लिखते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आप इसका लॉजिक समझ चुके हैं, इसीलिए आपको पता है कि इज क्यों आएगा। और अब बात करते हैं एक लास्ट रूल की। ये वाला इजी है। अगर कोई आपके पास ऐसी सेंटेंस है कि जिसमें कोई पोर्शन वर्ड है, यानी कि ज्यादा लिखा हुआ है या अ थर्ड है या अ हाफ है, सम है, ऐसी कोई चीज है कि जो एक प्रपोर्शन या पोर्शन की बात करती है, तो फिर जो भी नाउन है ना उसको फॉलो करेगा वर्ब। जैसे कि लिखा है अ थर्ड ऑफ द सिटी इज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो नाउन क्या है? सिटी। सिटी कितनी है? 1, तो मैंने लिखा इज। वैसे ही अगर मैं लिखूं हाफ ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, पीपल कितने? बहुत सारे। पर्सन का प्लूरल फॉर्म है पीपल, पीपल प्लूरल है इसीलिए ऑक्सिलरी जाएगा आर, क्योंकि पर्सन का प्लूरल फॉर्म है पीपल। सिटी जो है वो सिंगुलर है इसीलिए हम यूज करेंगे इज। यानी कि अ थर्ड और हाफ से मेरा मतलब नहीं है
क्योंकि मैं अगर अ थर्ड ऑफ सिटी गिनती हूं तो मैं कैलकुलेट करने नहीं जाऊंगी कि कितने लोग हैं सिटी में, मैं डायरेक्ट सिटी के हिसाब से काउंट करूंगी। सिटी एक है तो ऑक्सिलरी एक, पीपल ज्यादा होते हैं इसीलिए ऑक्सिलरी ज्यादा हो गया, यानी कि आर हो गया। आई होप कि ये 7 रूल्स आपको क्लियर समझ में आ गए हैं, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जब तक आप याद नहीं रखेंगे कि कौन सा वाला कब आएगा, अगर आप बेसिक रूल भी याद रख लेना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगा, और ऑक्सिलरी में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी सिंगुलर आएगा। इतना बेसिक रूल अगर आपको याद रह गया ना तो आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्लियर है, मतलब आप इनकी बात डिवोर्स तक तो नहीं ही पहुंचाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगी उस एक चीज की जिसका डर आपको हमेशा से सताता आ रहा है, यानी कि टेंसेस की। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक करके सीखेंगे, लॉजिक के साथ सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी से आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।